तो आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टेस्ट सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इसके पहले हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो इस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज में हम लोग टोटल 3 सेट सॉल्व करने वाले हैं, 300 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग यानी हर 5 टॉपिक से 100 क्वेश्चन लेंगे और टोटल जो है 300 क्वेश्चन में हम लोग पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी जैसे इसके अलावा मेरी पॉलिटी की और ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज चल रही, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत है, जिसमें हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है लैंग्वेज, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर दिक्कत होते हैं तो आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें पारिस्थितिकी अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है, हिमालय में ऊंचाई पर रहने वाले जनजातियों में लाल रक्त कोशिकाओं की अधिक मात्रा की उपस्थित और शारीरिक जो अनुकूलन का एक उदाहरण है। ऑप्शन दो की बात करें, अनुकूलन के उपवर्जित प्रभाव अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, यानी द एक्वायर्ड इफेक्ट ऑफ द एडाप्टेशन पासिस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें आपको सही कथन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप अगर आप अगर कभी हिमालय की तरफ गए होंगे या हाई एल्टीट्यूड, यानी अगर लद्दाख और या फिर जो जहाँ पर लगभग हमेशा ठंड रहती है वहाँ पर गए होंगे, तो उनके चेहरे जो है आपको लाल मिलेंगे और उनकी आंखें छोटी मिलेंगी। उनके चेहरे या फिर शरीर लाल इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो जो है वहाँ पे कम रहती है, उसी कारण वहाँ पर जो लाल रक्त कोशिकाओं की अधिक मात्रा रहती है। तो इस प्रकार देखेंगे उस ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ये भी देखा जाए तो ये भी जो है सही है, क्योंकि अगर ऑप्शन एक की अगर व्याख्या की बात करें तो जो एडॉप्टेशन होता है जीव का कोई भी गुण हो या रूप, शरीर और उसके व्यवहार से होता है, जो जीव अपने आवास में जीवित रहने के लिए और प्रजनन में सक्षम बनाता है। तो ये जो एडॉप्टेशन होता है वो लंबे प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, आनुवांशिक रूप से ये विद्यमान रहता है। जैसे अगर रूप के हिसाब से यानी रूपात्मक बात करेंगे तो कई मरुस्थलीय पौधे की पत्तियों की सतह पर एक मोटी छल्ली झल्ली होती है, जो वाष्पोत्सर्जन में के माध्यम से पानी की हानि को कम करने में और रंध्रों और गहरे गड्ढों में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार हिमालय की ऊंचाई पर रहने वाली कई जनजातियों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन एक और ऑप्शन दो सही है। इसमें होगा कौन सा सही है, ऑप्शन एक और ऑप्शन दो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। तो इसमें इकोसिस्टम क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऑप्शन एक की बात करें दोस्तों तो इसमें पारिस्थितिकी क्षेत्र इसके पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका और स्थित होती है। ऑप्शन दो की बात करें तो इकोसिस्टम की स्थिरता व क्षेत्रीय विविधता में विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन तीन की बात करें, प्रमुख प्रजातियों को पारिस्थितिकी क्षेत्र कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में व्यापक और अधिक विस्तृत होता है। इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो अगर आप लोग इससे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे ऑप्शन एक से, तो ऑप्शन एक की बात करेंगे जो इसमें इकोसिस्टम की बात किया है, जो इसको इकोसिस्टम एरिया की बात की है, उसमें कार्यात्मक भूमिका होती है। ये सही है, क्योंकि अगर देखेंगे कि जो इकोसिस्टम का एरिया होता है वो एक इकोसिस्टम के भीतर ही एक प्रजाति की स्थिति के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो प्रजातियों की दृढ़ता के लिए आवश्यक और जो इकोसिस्टम की परिस्थितियां होती हैं उसकी श्रेणी इसकी परिस्थिति की भूमिका दोनों का वर्णन करता है। ठीक है, और कोई भी इकोसिस्टम एरिया है उसमें एक प्रजाति की जैविक व अजैविक एनवायरनमेंट के बीच इंटरैक्शन होता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही बुनियादी और मौलिक इकोसिस्टम की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो इसमें ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय विविधता और स्थिरता का सीधा संबंध है।
क्षेत्रीय विविधता जितनी अधिक होगी, ऊर्जा के प्रवाह के लिए बड़ी संख्या में मार्ग और प्रजातियों की आबादी, कम उतार चढ़ाव कारण इकोसिस्टम की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। यानी आपस की स्थिरता और क्षेत्रीय विभिन्नता में विपरीत संबंध नहीं होता, सीधा संबंध होता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे, ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि प्रमुख प्रजातियों के इकोसिस्टम के क्षेत्र में कम प्रभावशाली प्रजाति की तुलना में व्यापक और अधिक विस्तृत होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। मैंग्रोव में पाए जाने वाले अनुकूलन के निम्नलिखित में कौन से हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडाप्टेशन फाउंड इन मैंग्रोव। ऑप्शन 1 है प्रजनन की जो होती है जीवंतता विधा, और तीसरा है सिल्ट जले, और तीसरा है निमेटोफोर, और चौथा है पतली पत्तियां, और पांचवा है मसूरती छाल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले, और इसमें जो है करेक्ट आंसर चूज करना है। तो मैंग्रोव में पाए जाने वाले अनुकूलन की बात करें तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि मैंग्रोव जो प्रजनन की जीवंत विधा होती है वो प्रदर्शित करता है। यानी बीज जो होते हैं पेड़ में ही अंकुरित हो जाते हैं। जमीन पर गिरने से पहले क्या होता है, बीज जो है पेड़ में ही अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार देखिए खारे पानी में अंकुरण की समस्या को दूर करने के लिए यह एक अनुकूलित तंत्र है जो मैंग्रोव वनस्पतियों में पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो जमीनी स्तर के ऊपर एक पेड़ के मुख्य तने से निकलने वाली आकस्मिक जड़ों को क्या कहा जाता है, स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, मैंग्रोव वंश की जो जड़ें मिट्टी होती है उसमें क्या होती है, वो बहुत चिकनी होती है, यानी चिपचिपी होती है, दलदली मिट्टी होती है, तो उसमें जो हवा जा नहीं सकती, वो अवावी का टाइप की मिट्टी होती है। श्वसन समस्याओं को उसमें दूर करने के लिए क्या है, न्यूटोफोर्स यानी कीचड़ से ऊपर की हवा की जड़ें का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 भी इससे संबंधित है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि पतली पत्तियां नहीं, उसमें मोटी होती है पत्तियां, इनमें नमक जो है स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 5 बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि अधिकांश मैंग्रोव वनस्पतियों में मसूर की छाल होती है जो अधिक पानी के नुकसान की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कॉपिस का उत्पादन होता है। मैंग्रोव की अन्य विशेषताओं की बात करेंगे तो लवणता और जल जमाव वाली जो अवायवीय मिट्टी होती है उनके लिए अनुकूलन अधिक होता है, उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है, और खारे पानी से ताजे पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। 43 में इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन 1 सही होगा, यानी ए सही होगा, 1 2 3 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 रामसर के बारे में पहले भी हमने करवाया है। तो इसमें पूछा रामसर सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन से मानदंड नहीं है। ठीक है, यदि कोई स्थल नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता है। ऑप्शन 2 है या बी है, यदि कोई स्थल नियमित रूप से एक प्रजाति या जल पक्षी की उप प्रजाति की आबादी में 10% का समर्थन करता है। ऑप्शन 3 है, यदि कोई स्थल स्वदेशी मछली या उप प्रजाति या प्रजातियों या परिवारों के महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करती है। ऑप्शन डी की बात करें तो यदि कोई स्थल संवेदनशील और संकटापन या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों या इकोसिस्टम जो समुदाय को खतरा होने का समर्थन करता है। तो इस प्रकार इसमें पूछा है कौन से रामसर जो है उसके रामसर सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान के लिए मापदंड नहीं है। तो अगर रामसर कन्वेंशन के तहत जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो वेटलैंड की पहचान के लिए मापदंड की बात करें तो इसमें जो है ये देखेंगे तो यदि कोई साइट नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करती है, ये शामिल है। और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कोई साइट जो है नियमित रूप से एक प्रजाति या जल पक्षी या की उप प्रजातियों की आबादी का 1% समर्थन करता है। ठीक है, 10% नहीं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है, और ऑप्शन डी भी सही है। इसमें इस प्रकार जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इसके अलावा अगर अन्य मानदंड की बात करें राष्ट्रीय महत्व पहचान के लिए, तो यदि किसी साइट में उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले या जो प्राकृतिक या निकट आर्द्रभूमि प्रकार की प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण है, यदि कोई साइट किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक जो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधे या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करनी है। इस प्रकार इसके जो है अन्य भी इसके जो है मापदंड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 वेट, भारत वन राज्य रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वनावरण में कमी देखी गई है। ऑप्शन बी दिया है पिछले आकलन की तुलना में देश में मैंग्रोव कवर में 540 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ऑप्शन सी की बात करें 2017 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई। ऑप्शन डी की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसमें कौन सा सही है, ये ऑप्शन आपको जो है बताना है भारत वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो ऑप्शन अगर एक की बात करेंगे तो एक गलत है, क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यानी भारत वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? लगभग 8 लाख जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है 24.56% है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो उसमें वन का आवरण कितना है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का वन का आवरण कितना है? उसमें 765 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें जो है इतना कमी आई है, 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। असम और त्रिपुरा को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों में वनावरण में कमी देखी गई है। उत्तर पूर्व में नुकसान मुख्य रूप से जो स्थानांतरित खेती की पारंपरिक कृषि पद्धति है उसके कारण जो है ये है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक जो है ए हो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करेंगे, ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है लगभग देखेंगे तो 4,975 वर्ग किलोमीटर है, और मैंग्रोव कवर में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2017 के मुकाबले हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे यहां पर जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि देश के जो जंगल में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें लगभग देखेंगे तो 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है। 2017 के पिछले के आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑप्शन डी गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही है। और इसमें जो है अगर देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो एमपी जो है, एमपी यानी मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद कौन सा है? एमपी के बाद क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद कौन सा? उड़ीसा है। इसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष 5 राज्य जो है वो मिजोरम, उसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो ये शामिल है। तो इसके हिसाब से जो है इसमें ऑप्शन सी सही है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा तो कौन होगा? एमपी होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए शीर्ष 5 राज्य बताया जाए वन में प्रतिशत के हिसाब से, तो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है? मिजोरम, उसके बाद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना है आपको, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में देखेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है नियम आर्द्र भूमि के प्रबंधन और विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन दो है वे क्रमशः राज्य पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में राज्य में आर्द्र भूमि प्राधिकरण और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति की स्थापना का प्रावधान करते हैं। ऑप्शन तीन है नियम केवल रामसर सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत आर्द्र भूमि पर लागू होते हैं।
तो इसमें आपको जो है कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो अगर आपको सही कथन चूज करना पड़े, जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अनुसार जो है, तो इसमें अगर आप कथन एक देखेंगे, तो कथन एक देखेंगे तो नियमों के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी वेटलैंड की पहचान और प्रबंधन के करने के लिए अधिकार दिए हैं, यानी आर्द्रभूमि के प्रबंधन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक सही है। तो इसमें जहां जहां एक होगा वो सही, यानी देखिए सी में एक नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन दो की बात करें कि ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि नियम जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसका नेतृत्व राज्य के पर्यावरण मंत्री करेंगे। इसमें कई सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, जैसे वे राज्य सरकार द्वारा नामित आर्द्रभूमि जो इकोसिस्टम है या जल विज्ञान, मत्स्य पालन, इसके अलावा सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भी शामिल रहते हैं। अगर नियमों में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति की स्थापना का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसके सचिव करेंगे, ताकि राज्यों द्वारा इन नियमों का कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। इस प्रकार देखेंगे अध्यक्षता की बात की गई ना, तो इसमें जो है राज्य पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ये नहीं शामिल होते। इस प्रकार देखेंगे गलत है। ऑप्शन तीन की बात की गई है, ऑप्शन तीन गलत है, क्योंकि ये नियम जो है रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय महत्व नहीं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में जो है उन पे लागू होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ये अधिसूचित आर्द्रभूमियां शामिल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा अनुकूलन मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट्स। तो अगर ऑप्शन एक की बात करें तो इसमें कम आकार या पत्तियों की अनुपस्थित। ऑप्शन दो की बात करें पौधों के तनों में क्लोरोफिल की उपस्थित। ऑप्शन तीन की बात करें तो संकीर्ण जड़ वाली प्रणाली। ऑप्शन चार की बात करें शुष्क अवधि के दौरान प्रकाश संश्लेषण में कमी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन चुनिए, ठीक है। तो सही कथन चलिए चूज करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एक की बात करेंगे। तो ऑप्शन एक देखेंगे तो उसमें जो है रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों का आकार होते ही नहीं, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। इसके कारण जो है पानी का संरक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा तो पत्तियों के स्थान पर क्या होते हैं, उसमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सही जलवायु होने पर क्या करते हैं, जो अगर उस रात में उन पर ओस की बूंदें अगर गिरी उनकी पत्तियों पर तो उसको क्या करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो छोटी संरचनाएं होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण को प्रतिबंधित करती हैं ताकि पानी को नुकसान होने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ पौधे यहाँ तक कि तने में भी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है, तने में भी जल संग्रह करते हैं, इसलिए वो जो है स्पष्ट और पुष्ट दिखाई देते हैं। अब ऑप्शन तीन की बात करें संकीर्ण जड़ें वाली जो बात की गई ये गलत है, क्योंकि ये पौधे अपनी जड़ें दूर दूर तक फैलाते हैं, फिर भी सतह पर इतने करीब होते हैं कि दुर्लभ बारिश या तूफान के दौरान कभी भी पानी सोख लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन तीन गलत है, ऑप्शन एक और दो सही है। ऑप्शन चार की बात करें, ऑप्शन चार भी सही है, क्योंकि बात करें कि अधिकांश जो मरुस्थलीय पौधे हैं वर्ष के अधिकांश समय निष्क्रिय रहते हैं और शुष्क अवधि के दौरान प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन चार भी सही है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। एक दो चार किस में है, एक दो चार ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा अगर अन्य बात बताएं तो जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें ज़्यादातर पौधे, ज़्यादातर झाड़ियाँ आपको मिलती हैं और पत्तियां और तने जल संग्रह करते हैं। इसके अलावा ये पौधे केवल वर्षा के मौसम के दौरान ही अंकुरित और खिलते हैं और उसके अलावा प्रजनन भी करते हैं, ना कि गर्मी और सर्दियों में। तो ये ध्यान रखना है, जो डेजर्ट में पौधे मौजूद हैं वो सिर्फ वर्षा के दौरान क्या करते हैं, प्रजनन की क्षमता मतलब प्रजनन करते हैं, सर्दियों और गर्मियों में नहीं करते। इसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ठंडे पानी में मूंगा कोल्ड वाटर कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द कोल्ड वाटर कोरल्स इज करेक्ट।
ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी व्याख्या में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन से ना सिर्फ इनडायरेक्टली व्याख्या से पूछ ले। ऑप्शन ए है, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी है, ठंड की स्थिति कारण वे आकार में केवल छोटे होते हैं। ऑप्शन सी है, शीत जल के प्रवाल और गर्म के प्रवाल की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें ऑप्शन ए की बात करें, पहले हम ठंडे पानी में मूंगे जो होते हैं समुद्र की सतह से 6000 मीटर गहरे होते हैं। सपोज ये एक ओशियन है, तो समुद्र की सतह से क्या होता है, 6000 मीटर जो है ये गहरे पाए जाते हैं। और जहां पानी बर्फीला और क्या होता है, ठंडा होता है, और इस पर जो प्रकाश बहुत कम होता है, या प्रकाश की स्थिति जो होती है बहुत अनुपस्थित होती है, यानी गहरे समुद्र में प्रवाल भी, इसे क्या गहरे समुद्र में प्रवाल कहा जाता है। गहरे समुद्र में मूंगे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और इक्वाडोर, जापान और नॉर्वे जैसे, यूएसए जैसे पानी में पाए जाते हैं। अगर विकल्प एक की बात करें तो विकल्प एक सही है, क्योंकि गर्म पानी के मूंगा के विपरीत जो है गहरे समुद्र में मूंगे की को धूप की आवश्यकता नहीं होती है, और वो छोटे जीवों को प्रवाही धाराओं में फंसाकर जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषक तत्व लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो गहरे समुद्र के मूंगे हैं वो आकार की सीमा बहुत अधिक होती है, क्योंकि वे चावल के दाने जितने छोटे एकल पॉलिक्स के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो बी है वो सही नहीं है। अब बात करेंगे ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी की बात करेंगे, बहुत छोटे आकार में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये कई कई जगह क्या, वृक्ष जैसी कॉलोनियां भी आपको मिलेगी, लगभग 10 मीटर तक लंबी आपको कॉलोनी मिल जाएगी, यानी छोटे और बड़े दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि गहरे पानी के जो कोरल होते हैं कि वृद्धि की दर लगभग 1 से 2.5 सेंटीमीटर जो होती है प्रतिवर्ष होती है, जबकि गर्म पानी की जो मूंगे की वृद्धि दर होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। तो ऑप्शन सी गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। भारत में घास के मैदान की पारिस्थितिकी यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये घास के मैदान वहां पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा, राजस्थान के पश्चिमी भागों में मुख्यतः समाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और तीसरा जो है, विधि गुजरात के घास के मैदानों को इकोसिस्टम का एक रूप है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2, 3। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें तो जो ये घास के मैदान होते हैं भारत के लगभग 24% भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा जो 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, जो जंगल के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो ठीक इस प्रकार देखिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि स्टीप संरचनाएं जो है रेतीले और लवड़ी मिट्टी के बड़े क्षेत्रों में कब्जा कर लेती है। जैसे अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो है, जहां की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क है और औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम है। तो इस प्रकार देखेंगे वहां पर सवाना नहीं पाया जाएगा, यानी स्टेपी। स्टेपी में क्या होता है, आपको झाड़ियां ही मिलेगी, छोटी छोटी झाड़ियां मिलेगी। स्टेपी की विशेषता छोटी छोटी झाड़ियां मिलेगी। सवाना की विशेषता होती है वहां पर झाड़ियों के साथ क्या मिलेगा, दूर दूर पौधे में मिलेगा। और सवाना की आपको अगर सबसे अच्छी आपको लोकेशन देखनी हो तो आप अफ्रीका में जाइए, वहां जो है आपको सवाना टाइप जो है क्लाइमेट पाया जाएगा। तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन को, इसके लिए आप जो है वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन को याद रखिएगा। एक सेकेंड। तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन में आप देखेंगे तो आपको सवाना, स्टेपी और इधर जो है आपको मरुस्थलीय जैसी वनस्पतियां पाई। ग्रासलैंड के बारे में एक और विशेषता है, ये ट्रांजिशन जोन होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर ग्रासलैंड पाया जाए वो एक संक्रमण जो है कालीन क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 जो है गलत है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो विधि की बात जो कर रहा है गुजरात में, तो ये जो है गुजरात के में सौराष्ट्र के क्षेत्र में गर्म और अशुष्क जलवायु होती है और आमतौर पर क्या कटीली झाड़ियों की वनस्पतियां होती हैं।
तो इन्हें स्थानीय रूप में क्या जाता है, विडी कहा जाता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, ऑप्शन 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन सी में 1 और 3 है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर, यानी 50, केल्प केल्प फॉरेस्ट के बारे में आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। केल्प जो है वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बड़े भूरे शैवाल होते हैं। ऑप्शन 2, उन्हें ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर और अपेक्षाकृत साफ पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, वे विकास की बहुत उच्च दर दिखाते हैं, जैसे एक दिन में आधा मीटर बढ़ते हैं। इस प्रकार इसमें जो है केल्प के वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है, सॉरी ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि विकास दर बहुत उच्च दर दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे 1 और 3 दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या देख लें, यानी इसमें डी आंसर सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो केल्प कई अलग अलग प्रजातियों के घने विकास से उथले पानी में जलीय इकोसिस्टम में मिलते हैं, जिन्हें केल्प्स कहा जाता है। हालांकि वे काफी हद तक पौधों की तरह दिखते हैं, वास्तव में बहुत बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं। यानी केल्प्स क्या है, केल्प वन क्या है, एक प्रकार का जो है भूरे रंग का क्या है, सॉरी भूरे रंग का शैवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये केल्प जो है ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपता है, क्योंकि केल्प समुद्र तल से जुड़ा होता है, अतः क्या होता है, पानी की सतह तक बढ़ता है। भोजन और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहता है। इस प्रकार ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि वह अपनी उच्च विकास दर के लिए जाने जाते हैं। यानी कुछ किस्में ऐसी हैं कि दिन में जो है आधा मीटर जितनी तेजी से बढ़ती हैं, अतः 30 से 80 मीटर तक पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 और 2 3 सही है। केल्प का संबंध जो है आप समझिएगा शैवाल से, और कहाँ पाया जाता है, समुद्र की सतह पर। यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण के संदर्भ में क्या सही है, यह मुख्य रूप से जलीय इकोसिस्टम तंत्र में नाइट्रेट्स और फास्फेट के शामिल होने के कारण होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, जलीय इकोसिस्टम तंत्र में अवायवीय स्थितियों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 3 की बात करें, जलीय झील की सतह पर हरित शैवाल की वृद्धि यूट्रिफिकेशन की भौतिक पहचान है। उसमें कौन सा करेक्ट है, तो यूट्रिफिकेशन के बारे में पूछा है। तो यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण के बारे में से पूछा है, तो आप बताइए, इसमें आपने ये वर्ड सुना ही होगा और इससे क्वेश्चन भी आया है। तो इसमें अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि यह मुख्य रूप से कहा जलीय इकोसिस्टम में नाइट्रस और फास्फेट के शामिल होने के कारण होता है। इसके अलावा बात करें यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यह कृत्रिम और प्राकृतिक जो है पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फेट के उर्वरक जो जब जाकर क्या होते हैं प्रदूषण सीवेज में मिल जाते हैं, सीवेज के माध्यम से कहा जाते हैं, वो जलीय इकोसिस्टम में मिल जाते। इससे क्या होता है, जैसे कृषि भूमि से झीलों या नदियों में फास्फेट नाइट्रेट उर्वरक जो है लीचिंग कार्ड जो है मिल जाते हैं। इस प्रकार वहां पर क्या होते हैं, झीलों में जब जाकर मिलते हैं, नदियों में जाकर वहां पर यूट्रिफिकेशन हो जाता है, सुपोषण हो, यानी एक स्तर होता है पोषण का, उससे ज्यादा मात्रा में उसको पोषक तत्व मिलना क्या होता है, सुपोषण हो जाता है। तो यही कारण होता है। तो यहाँ पर एल्गी ब्लूम आपने सुना होगा, एल्गी ब्लूम प्रस्फोटन होता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, क्योंकि झीलों और नदियों में हरे पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश की कमी से क्या होता है, झीलों नदियों में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी बीओडी बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जो अपघटन की प्रक्रिया के दौरान मृत शैवाल को खिलाते हैं। तो इस तरह देखेंगे, जब इसमें सुपोषण का शिकार हो जाती है झीलें, यानी उसमें पोल्यूशन ज्यादा मिल जाता है, नाइट्रोजन और फास्फेट शामिल हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसके नीचे मछलियां जो अन्य जलीय जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या करती हैं, जब आप सतह पर देखेंगे पूरा आप शैवाल देख लेंगे, नीचे की जो जलीय जीव हैं उनको जो है ऑक्सीजन मिलेगा है नहीं, तो क्या होगा, प्रकाश पहुंचेगा नहीं, तो फिर वो क्या मरने लगेंगे। तो इस प्रकार अवायवीय जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि हरित शैवाल में वृद्धि से जो हम झील की सतह पर परत देखते हैं वो यूट्रिफिकेशन का क्या है, भौतिक पहचान है। ठीक है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट जैसे होता है, सुपोषण मिल जाता है, वैसे ही शैवालों को यूट्रिफिकेशन या विस्फोट हो जाता है। तो इस प्रकार 1 2 3 तीनों सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। तो आप 52 में कुछ कथन दिया गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इस प्रकार के वन, पहले कुछ विशेषता दी गई, ऐसे क्वेश्चन आ गए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आए हैं।
तो इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह और इसके अलावा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें ऊंचे सीधे पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में सबसे आम पेड़ कटहल, सुपारी, जामुन और आम है। इन जंगलों में पेड़ एक स्तरीय रूप में प्रतिरूप बनाते हैं। झाड़ियां जमीन के करीब की परतें ढक लेती हैं। इसके बाद क्या होता है, छोटे संचरित पेड़ और फिर बाद में लंबे वृक्ष होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में किस प्रकार के वन का वर्णन किया गया है? आपने कभी वर्ल्ड क्लाइमेट जोन डिवाइड किया? अगर आपने विश्व की जलवायु जो होती है उसको आपने जो है ये डिवाइड करके देखा होगा, तो आपने इसमें ये चीजें विशेषताएं पढ़ी होंगी। और अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कथन से पूछता है। तो ये जो है आप ट्रॉपिकल जब जाएंगे, ट्रॉपिकल आर्द्र सदाबहार वन में जाएंगे, तो ये आपको जो है ये विशेषता देखने को मिलेगी। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार की बात कर रहे हैं उसकी विशेषता क्या है, तो ये भारत में कहा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर पाया जाता है। सपोज ये भारत में, एक सेकंड में बताता हूँ। तो जो ये ट्रॉपिकल है शुष्क सदाबहार वन, ये तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पाया जाता है। ठीक है। इनमें मुख्य रूप से पर्णपाती वनों के साथ साथ सुगंधित फूल पौधे शामिल होते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये उत्तर पूर्व को छोड़कर देश के पूरे उत्तरी भाग में, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और देखें कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पेड़ में साल, बबूल और बांस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जैसे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर भारत के आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पेड़ लंबे होते हैं और चौड़े तने वाले होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। आप इसकी विशेषता जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। दलदली इकोसिस्टम यानी दलदली परितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, यह विचार किए। इसमें कौन सा कथन गलत पूछा है, यानी दलदली इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है ये वृक्षों की पूर्ण अनुपस्थित द्वारा चिन्हित आर्द्रभूमि है। ऑप्शन 2 है उन्हें खनिज मिट्टी की विशेषता है। ठीक है। ऑप्शन 3 है वे खराब जल निकासी और पर्याप्त पानी की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है। अगर ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, तो अगर दलदली इकोसिस्टम की बात करें तो दलदल जो होता है वन आच्छादित या आर्द्रभूमि है, यानी एक प्रकार का वेटलैंड है जो दुनिया भर में नदी के किनारे यानी लैक्सिस या तैलु आवासों में पाई जाती है। वे दलदल जो इसके मायने में भिन्न है, तो की दलदल में पेड़ों का वर्चस्व है, जबकि दलदल में पौधों में के जीवन मुख्य रूप से क्या होती है, घास होती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है, क्योंकि वृक्षों को पूर्ण अनुपस्थित नहीं होती। ठीक है। लेकिन इसमें आपने कई इकोसिस्टम में देखा होगा दलदली वेटलैंड में वहां पेड़ भी पाए जाते हैं, पेड़ों का वर्चस्व होता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या उसमें घास पाई जाती है। ऑप्शन 2 और 3 की बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, क्योंकि दलदल में खनिज मिट्टी पाई जाती है, खराब अपवहन वाले क्षेत्र में मौजूद होती हैं और यहाँ जल में खनिजों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार देखेंगे कौन सा कथन गलत है, इसमें ऑप्शन 1 गलत है। अब दोस्तों बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 एस्चुरी के बारे में, एस्चुरी इकोसिस्टम के बारे में इसमें पूछा है। तो एस्चुरी इकोसिस्टम के बारे में देखें तो ज्वार नदमुख इकोसिस्टम तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ज्वार नदमुख में ज्वार और ऋतुओं के साथ जल स्तर और लवणता में वृद्धि और गिरावट होती है। ऑप्शन 2 की बात करें, मुहाना में खारे पानी का प्रवाह को मुहाना धारा कहा जाता है, जो मुहाना विरोधी धाराओं की तुलना में गर्म होती है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो एस्चुरी के बारे में आपको इसमें लगाना है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो मुहाना जो है, इसके पहले हमने इसको क्वेश्चन किया है। मुहाना एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां मीठे पानी की नदी और धारा सागर से मिलती है। यानी अगर भारत का वेस्टर्न घाट नर्मदा और तापी नदी को देखा होगा तो वो एक एस्चुरी या मुहाना बनाती है। वो सीधे जाकर समुद्र में नहीं मिलती, जबकि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां जाकर सीधे क्या बनती है, डेल्टा बनाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये सीधे ना मिलकर जो है एस्चुरी मुहाना बनाती है। तो यहाँ पर जो ज्वार के फलस्वरूप क्या आती है, जो लवणता युक्त पानी या साल्ट युक्त पानी आता है वो मीठे पानी से मिलता है। ये एक ट्रांजिशन जोन बनता है, यानी गर्म मीठा और लवड़ी पानी मिलकर जो है एक ट्रांजिशन जोन बनाता है। तो इस प्रकार देखेंगे
लगभग अगर लवणता की बात करें तो ऐसे क्षेत्र में इसकी लवणता होती है 35 ppt। और इसके मुहाने के सिर नदी के अंत से मुहाना जो है समुद्र के अंत तक देखा जा सकता है। ज्वार नदमुखों में ज्वार और ऋतुओं के साथ साथ जलस्तर में और लवणता में वृद्धि और गिरावट होती है। बरसात के मौसम में क्या होता है, नदियों का मुहाना मीठे पानी से भर जाता है। शुष्क ऋतु के दौरान क्या होता है, नदियों का बहिर्वाह धीमा हो यानी बहने का क्षमता धीमा हो जाती है, मुहाना सिकुड़ता जाता है और बहुत बहुत अधिक खारा पानी नदी के मुहाने की तरफ आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि अगर बात करें जब घना और खारा समुद्री जल जो है ज्वार नदमुख में बहता है तो इसमें से एक ज्वार नदमुख धारा बहती है। जो हाई टाइड जब आती है तो दोस्तों तो ज्वार नदमुख की धाराएं बना सकते हैं, लेकिन खारे पानी और मीठे पानी की तुलना में भारी होती है, तो इसलिए ज्वार नदमुख की धाराएं डूब जाती है। यानी खारा पानी की तुलना में मीठे पानी की खारे पानी जो होता है मीठे पानी की तुलना में क्या होता है, भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती हैं। तो जब नीचे बैठ जाती हैं तो इसमें क्या होता है, ज्वार नदमुख के तल के पास चली जाती हैं। तो जब नदी का से कम घनत्व वाला जो मीठा पानी मुहाना में बहता है तो इसमें एक प्रकार का प्रति ज्वार नदमुख की धारा होती है। इस तरह जो है आप देखेंगे इसमें जो है, अगर बात करें ऑप्शन एक जो ऑप्शन दो गलत है, तो इसमें जो है ऑप्शन एक सही है। अगर ये ऑप्शन जो दिया है, प्रवाह को मुहाना धारा कहा जाता है जो मुहाना विरोधी धाराओं की तुलना में गर्म होती है, तो सूर्य द्वारा गर्म की जाने वाली प्रतिज्वारीय नदमुख धाराएं जो होती है ज्वार नदमुख धाराओं की तुलना में क्या होती है, अधिक गर्म होती है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कुछ जो है वनों के प्रकार दिए गए हैं, उसके क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, उसको मिलान करना है। आपने तटीय और दलदली क्षेत्र का मिलान इसमें किया गया है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन दो की बात की गई उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का मिलान गुजरात। ऑप्शन तीन जो है उप अल्पाइन क्षेत्र का मिलान अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन फोर जो है आर्द्र शीतोष्ण वर्ण का मिलान आंध्र प्रदेश से किया गया है। तो इसमें आपको जो है कौन सा सही सुमेलित है इसमें आपको देखना है। ऑप्शन एक की बात करें तो अगर तटीय और दलदली जंगल आप देखना हो तो आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, ये बात सही है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के साथ तटीय क्षेत्र और दलदली जंगल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है अंडमान निकोबार के अलावा उनकी जड़ें होती हैं जिनमें नमक उतक होते हैं और ताकि पौधों में पानी सांस ले सके। इस पर ऑप्शन दो की बात करेंगे तो ऑप्शन दो भी जो है सही है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे गुजरात के अलावा कहाँ होता है, आप जो है पश्चिमी जो है पंजाब में चले जाएंगे, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है, क्योंकि उप अल्पाइन क्षेत्र की बात करें तो उप अल्पाइन क्षेत्र जो है ये आपको मिलेगा 2900 से 3500 मीटर के बीच। यानी अगर पश्चिमी हिमालय की बात करें, पश्चिमी हिमालय की बात करें, ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय में वनस्पति मुख्य रूप से क्या पाती है, जूनिपर, रोडोडेंड्रन, विलो। और पूर्वी हिमालय की बात करें तो लाल देवदार, ब्लैक जूनिपर, लार्च आम पेड़। तो भारी वर्षा वाले उच्च आर्द्रता के कारण इस भाग में लकड़ी जो होती की रेखा पश्चिमी की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार देखेंगे तो इसमें कौन कौन सही है, ऑप्शन दो भी सही है, ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन तीन जो है तीन भी सही है। चार की बात करेंगे तो आर्द्र शीतोष्ण कहाँ है, आर्द्र शीतोष्ण जो है उत्तर में नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण पाए जाते हैं, जहां न्यूनतम वर्षा जो है 2000 मिलीमीटर होती है। आंध्र प्रदेश में आर्द्र शीतोष्ण नहीं पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार एक दो तीन सही है, तो एक दो तीन कहाँ है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इसमें रामसर साइट दिए गए हैं भारत में और उसका स्थान दिया गया। कोलेरू झील का मिलान आंध्र प्रदेश से किया गया है। अष्टमुदी लेक का मिलान तमिलनाडु से किया गया। लोनार लेक का मिलान महाराष्ट्र से किया गया। कवरताल का मिलान बिहार से किया गया। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। कोलेरू झील की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें तो ये ऑप्शन सही है। कोलेरू झील की और एक विशेषता आपको और बता दें, ये ध्यान रखिए, कोलेरू झील एशिया की सबसे बड़ी क्या है, उथली मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है, जो दो जिलों कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी फैले हुई,
ठीक है। यह जो है, इसके अलावा यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक गर्म स्थान है। तो इस प्रकार आपने ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, जो अष्टमुदी झील है वो केरल के कोल्लम जिले में एक प्राकृतिक जो है बैक वाटर रिसोर्स है, न कि तमिलनाडु में। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो सही जो है गलत है। और ये अष्टमुदी लेक जो है ये कल्लाद नदी यानी मुर्रो द्वीप पर बनती है और पल्लीचल में गिरती है। ठीक है। और ये स्थल कई मैंग्रोव प्रजातियों का समर्थन करती है। तो इस प्रकार जो है अष्टमुदी कहाँ है, केरल में। ऑप्शन तीन की बात करें तो कहा लोनार झील, आपने देखा होगा यह महाराष्ट्र में है। ये जो है एस्ट्रोराइड से बनी जो है यानी उल्का पिंड के प्रभाव में बनी एक झील है। अभी कुछ साल पहले न्यूज में थी क्योंकि इसका इस लेक में जो पानी था वो लाल कलर हो गया, एल्गी ब्लूम का उदाहरण था यानी यूट्रिफिकेशन का उदाहरण था, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मान रहे। तो लोनार जो है, लोनार लेक जो है अगर आप की उल्का पिंड से बनी एक भारत की मुख्य झील है। ऑप्शन तीन जो है सही है। अब इसके अलावा बात करें ऑप्शन चार जो है कबरताल की बात करें तो ये भी सही है। कबरताल जो है बिहार में स्थित जो है वेटलैंड है जो एशिया फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें 58 प्रवासी जल पक्षियों को आराम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 5 गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति साइट पर निवास करती है, जिनमें 3 गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद दुम वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध शामिल है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे, इसमें आपको ऑप्शन सी सही है यानी 1 2 4 लोनार, सॉरी 1 3 4 अष्टमुदी केरल में है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, 2 गलत है क्योंकि तमिलनाडु में नहीं केरल में है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। तो निम्नलिखित इकोसिस्टम पर विचार करना यानी निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र पर विचार करना है। समशीतोष्ण वन, लंबा चौड़ा चारागाह, टुंड्रा, खड़िया यानी एस्चुरी। ठीक है। निम्न दिए गए इकोसिस्टम की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता घटते क्रम में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको देखना है उत्पादकता के घटते क्रम में यानी एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो इसमें देखेंगे जो क्रम आएगा, पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्पादकता जो है कैसे जो है बढ़ते हुए क्रम में आपको देखना। पहले आप बढ़ते हुए क्रम में देख लीजिए। तो सबसे कम उत्पादकता आपको क्या लगता है कहाँ मिलेगा अगर आपको इकोसिस्टम चूज करना हो? तो सबसे कम उत्पादकता आपको एक्सट्रीम डेजर्ट में मिलेगा यानी मरुस्थल में, जो एकदम मरुस्थल क्षेत्र होगा। इसके अलावा जिस डेजर्ट में झाड़ियां वगैरह पाई जाती होंगी उसकी उत्पादकता इससे ज्यादा होगी। फिर उसके अलावा सबसे ज्यादा इसके बाद उत्पादकता किससे ज्यादा होगी? ओपन सी की उत्पादकता इससे ज्यादा होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या? टुंड्रा शामिल होगा, टुंड्रा की उत्पादकता इससे ज्यादा होगी। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है महाद्वीप का, उसकी उत्पादकता टुंड्रा से ज्यादा होगी। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ज्यादा क्या होगी? लेक्स और स्ट्रीम को उत्पादकता ज्यादा होगी। इसके अलावा इसके बाद इसकी किसकी उत्पादकता ज्यादा होगी? टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण जो समशीतोष्ण जो घास के मैदान है उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। इसके बाद किसकी उत्पादकता होगी? तो उसके बाद आप देखेंगे वुडलैंड या स्टारबर्ड, इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड, इसके बाद सवाना यानी सबसे ज्यादा उत्पादकता आप देखेंगे तो कहां होगी? एस्चुरी की उत्पादकता सबसे ऊपर है। तो ये एस्चुरी की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। एस्चुरी जो है तो इसमें ऑप्शन सी सही यानी एस्चुरी के बाद क्या आएगा? समशीतोष्ण वन आ जाएंगे। समशीतोष्ण वन के बाद लंबा चौड़ा चारागाह हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आएगा टुंड्रा। इसके अलावा प्राथमिक उत्पादन को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा क्या होता है? जो प्राथमिक उत्पादकता की बात की गई है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा प्रति इकाई उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो हमने अगर बताया कि डेजर्ट जो एक्सट्रीम डेजर्ट होगा वहां पर क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है वहां पे बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है निकलेगी नहीं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं हो रही दोस्तों तो वहां की उत्पादकता जाहिर सी बात है सबसे कम होगी। तो ये आपको दिमाग ध्यान रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम की उत्पादकता अगर प्राथमिक शुद्ध उत्पादकता पूछ रहा है तो उसका सीधा संबंध होगा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कितनी एक्टिव प्रक्रिया के फलस्वरूप कितनी बायोमास एनर्जी उत्पादन हो रहा है। तो जहां पे नहीं होगा उसका सीधे बात वो क्रम आप निर्धारित कर लीजिए। इस प्रकार इसमें जो है
ऑप्शन सी होगा 4, 1, 2, 3। यानी अगर शुद्ध अगर बात करें, ये फॉर्मूला इसका होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का, तो इसमें होगा श्वसन हानि माइनस शुद्ध, सॉरी माइनस क्या होता है GPP ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, और इसके होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। निम्नलिखित में शीतोष्ण मरुस्थल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और सिक्किम में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 की बात करेंगे, ये हिमालय के क्षेत्र छाया प्रभाव के कारण शुष्क होते हैं। ऑप्शन 3 की बात करेंगे, इन मरुस्थलों की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन A, B, C, D। तो इसमें कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे, शीतोष्ण मरुस्थल आप देखेंगे तो लद्दाख में पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी में पाए जाते हैं, ये सही है। इसके अलावा अन्य बड़ा ठंडे रेगिस्तान, शीतोष्ण मरुस्थल का मतलब ठंडे रेगिस्तान की बात कर रहा है। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। तो ये कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा कहा लद्दाख, लेह, कारगिल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में पाए जाते हैं। कथन 2 की बात करें, कथन 2 भी सही है, वे हिमालय के वर्षा छाया प्रभाव के कारण शुष्क रहता है। यानी ये भारतीय मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हिमालय जो रेंज है उसकी जो सिस्टम है वो वर्षा छाया क्षेत्र में आती है। ऑप्शन 3 की बात करें, इन मरुस्थलों की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है, ये भी सही है, क्योंकि ठंडा रेगिस्तान है, रेतीले दोमट होती है, यानी जो मिट्टी होती है उसकी रेतीली दोमट होती है। यह थोड़ा क्षारीय के लिए तटस्थ होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, और इसमें पानी के अवधारण यानी क्षमता जो है धारण करने की वो कम है। तो इस प्रकार दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3। इसके अलावा आपको कुछ फैक्ट और बता देते हैं, इसमें आपको कुछ और बता देते हैं, अन्य विशेषताएं बता देते हैं। ये अत्यधिक क्या होता है? ये अत्यधिक ठंडा होता है, यानी अत्यधिक ठंडे मौसम में असंचित इलाके यानी की विशेषता है, जो पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी बिखरी हुई और अधिक चराई वाली शाकीय झाड़ियां पाई जाती हैं। चराई की अवधि 3 से 4 महीने कम होता है। अधिकांश समय के लिए स्थितियां शुष्क होती हैं, और तापमान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, सर्दियों के दौरान यह 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 400 मिलीमीटर से भी कम होती है। नवंबर और मार्च के बीच क्या होता है? हिम वर्षा होती है। हवा का कटाव अधिक आम है। तो इस प्रकार ये अन्य विशेषता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अरावली की उपस्थिति के कारण मरुस्थलीकरण राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक सीमित है। इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, मरुस्थली का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत ने 2025 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि पर को बहाल करने का संकल्प लिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें कहीं कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है अगर बात करेंगे कि मरुस्थलीकरण जो होता है भूमि की जैविक क्षमता के विनाश को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो अंततः क्या शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर देता है। भारत में जो मरुस्थलीकरण केवल जो है राजस्थान, ठीक है, उसके अलावा अगर जाएंगे तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या होता है? झूम खेती के कारण भी मरुस्थलीकरण और हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इस क्षेत्र का लगभग 24% योगदान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उड़ीसा, एमपी, तेलंगाना तक से आता है। तो अगर आप मरुस्थलीकरण की परिभाषा देखेंगे, मरुस्थलीकरण भूमि की जैविक क्षमता के विनाश से संदर्भित करता है, जिसमें शुष्क और शुष्क रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार जो है केवल जो इसमें बात किया गया है यहां तक सीमित नहीं, इसके अलावा भी क्षेत्र में है। इस प्रकार की ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करेंगे, ऑप्शन 2 सही है कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड नेशन सम्मेलन पर्यावरण विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र
कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि भारत ने सितंबर 2019 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो UNCCD है कि पार्टियों के सम्मेलन में COP14 के 14वें सत्र की मेजबानी की और भूमि क्षरण तटस्थता के राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने और भूमि बहाली की दिशा में प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 गलत है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करें, फिनॉल, सिलिका, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, पारा, उपयुक्त में से कौन सा प्रदूषक की प्रकृति का अकार्बनिक है। तो अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी 2 और 5 जो प्रदूषक की प्रकृति का है। ठीक है, ऑप्शन 2 और 5, क्योंकि जैविक अपशिष्ट जो घरेलू अपशिष्ट, मृत सड़ने गड़ने वाले पौधे, जानवर, पशु हो गए, मलमूत्र आदि से जो है देखिए ये जैविक अपशिष्ट होते हैं। इसके अलावा फिनोल की बात करें, मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में निकलने वाला एक जैविक प्रदूषक है। तो फिनोल जो होता है एक कार्बोनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। ये फिनोल की बात हो गई। अब सिलिका ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक साबुन जो साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, उद्योग से निकलने वाला एक कार्बनिक प्रदूषक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या होता है, दवा के उद्योग में प्रदूषक के रूप में इस्तेमाल होता है। अकार्बनिक प्रदूषक रासायनिक प्रदूषकों के रूप में होते हैं जो मनुष्य के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जाता है, और जो अंतःकरण भोजन कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, जो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित ऊर्जा स्रोत होता है। सिलिका और पारा जो है वायुमंडल में छोड़े गए अकार्बनिक प्रदूषक है, यानी प्रदूषक की प्रकृति में अकार्बनिक प्रदूषक है। ठीक है, तो सिलिका और पारा, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही। तो दोस्तों आज हमने इन्वायरमेंट पर टोटल जो है 60 क्वेश्चन कर लिए, यानी 3 क्लास हमने कर ली। इसमें 40 क्वेश्चन और हम देखेंगे, तो बचे इससे बाद लगभग 240 क्वेश्चन बचे हैं टोटल। और इसके अलावा हमने पॉलिटी में भी जो है लगभग 250 क्वेश्चन कर लिए हैं 600 में से, और ज्योग्राफी में भी हमने जो है लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टेस्ट के साथ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिएगा। बाकी आगे अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं।